नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ हैं प्रतापपुर से बसपा के घोषित प्रत्याशी इंजीनियर घनश्याम पांडे जी, जिनसे आज हम प्रतापपुर और बसपा की नीतियों के बारे में 2022 के चुनाव के बारे में बात करेंगे, कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप ये बताइए कि प्रतापपुर विधानसभा चुनाव के लिए 2022 के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? प्रतापपुर विधानसभा चुनाव के लिए हमारी बूथ स्तर तक की तैयारी है और हमारे सभी कार्यकर्ता बिल्कुल तन मन धन से लगे हुए हैं और वो हर स्तर पर इस चुनाव को जीतने के लिए तैयार है। सर, प्रतापपुर के बसपा विधायक इस समय समाजवादी पार्टी पे हैं, तो ऐसे में बसपा का प्रतापपुर जीतने का कितना चांसेस है? प्रतापपुर का चुनाव जिस तरह से हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी ने 2017 में जीता था, उसी तरह से यह चुनाव हम लोग 2022 में जीतेंगे। और आपको मैं ये बता दूं कि बसपा के विधायक जो 2017 में थे, वो समाजवादी पार्टी में, क्योंकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी में उनका कार्यकलाप अच्छा नहीं था और वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने उनको बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया था। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि बसपा ब्राह्मणों पे दांव खेलती है, तो क्या 2007 का जो इतिहास रहा है वो दोहरा पाएंगे 2022 में? बिल्कुल 100% हम लोग 2022 में 2007 का इतिहास दोहराएंगे अब की बार, और उससे ज़्यादा सीटें हम लोग 2022 में जीत करके आएंगे। सर, प्रतापपुर में अपना दल यस और कांग्रेस सभी ब्राह्मण उम्मीदवार ही उतार रहे हैं, ऐसे में बसपा इसका फायदा उठाते नहीं दिख रही है। इस चुनाव में 2022 के चुनाव में जी, बहुजन समाज पार्टी के साथ प्रतापपुर के समस्त जात के लोग हैं और विशेषकर ब्राह्मण समुदाय 100% बहुजन समाज पार्टी के साथ और हमारे साथ। सर, क्या वजह है कि इस बारी बसपा अकेले चलने का सोची है, जबकि सपा बीजेपी सब गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी, आप 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दीजिए, तो उसके पहले और भी जितने भी चुनाव लड़ी है बहुजन समाज पार्टी, वो अकेले चुनाव लड़ी है। और आपको याद होगा 2007 से लेकर के 2012 तक हमारी बहुमत की सरकार बनी थी और वो इतिहास अब पुनः दोहराने जा रहे हैं। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर, आपको 2022 के चुनाव में क्या बदलाव नजर आ रहे हैं? 2022 का चुनाव हम लोग बहुमत की सरकार बनाएंगे और जो हमारे बहन कुमारी मायावती जी का इतिहास रहा है कि कानून व्यवस्था एवं अन्य सभी समस्याओं पर प्रदेश की जनता को छुटकारा दिलाया जा सके। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी राजनीति की इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज आप प्रदेश में क्या समस्याएं देख रहे हैं? प्रदेश की मूल समस्या तो यहाँ किसमें कानून व्यवस्था की है, जिसके लिए बहन कुमारी मायावती जी को लोग अब भी याद करते हैं। और यहाँ की समस्या सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत समस्याएं ये है, पूरे प्रदेश की समस्या है। सर, आपको नहीं लगता है कि अहमद अंसारी जी की जगह आपको टिकट मिला तो गुटबाजी हो जाएगी इस बार? कोई गुटबाजी नहीं, हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी न कभी रही है न रहेगी। सर, अवसरवादी की राजनीति कितनी स्थायी आपको समझ में आती है? अवसरवादी की राजनीति बिल्कुल अस्थायी नहीं होती है और हम लोग इस पर कभी भी विश्वास नहीं करते। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि राजनीति इस समय एक व्यवसाय बन गई है। मतलब कि यहाँ पे जब भी कोई राजनेता आता है, चाहे विधायक बनने के लिए, चाहे जिसके लिए भी, तो वो पहले उसके वादे कुछ और होते हैं, बातें कुछ और होती हैं, लेकिन सत्ता पे आते ही वो पलट जाते हैं। तो सर, आपको ये क्या लगता है कि खुद के लिए राजनीति में आना कितना सही है, जबकि राजनीति में आना तो एक जनता के लिए काम करना होता है?
खुद के लिए राजनीति में आना ये बिल्कुल गलत है। राजनीति में आने का मतलब है कि जनता की सेवा करना, उनकी समस्याएं जो भी है उनका निदान कराना है। और हमारी पार्टी इसके लिए शुरू से इस पे लगी हुई है और हम लोगों का उद्देश्य, हमारी पार्टी का मेन जो मोटो है वो यही है कि हम लोग जनता की समस्याओं से उनको निजात दिलाएं। सर, एक ये भी कारण रहता है कि धनबल और बाहुबल की राजनीति भी हो जाती है। लोग सत्ता में आते ही अपने आप पावर और पैसे आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है, कितना चलेगा धनबल और बाहुबल की राजनीति का? ये धनबल और बाहुबल की राजनीति समाप्त हो चुकी है और ये 2022 के चुनाव में बिल्कुल नहीं चलेगी। अब मतलब खत्म हो जाने की। सर, अगर मैं अब बात करूं प्रतापपुर की, तो आपको प्रतापपुर विधानसभा में क्या समस्याएं दिखाई देती हैं? देखिए, प्रतापपुर विधानसभा में हमारे 1984 के बाद कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। 1984 के पहले जो भी विकास कार्य हुए वही विकास कार्य अब भी है। यहाँ पे जो सड़कें बनी 1984 के पहले की बनी, उसके बाद आप गांव में चले जाइए तो उन सड़कों की मरम्मत तक नहीं की जा सकी है। हमारे इलाहाबाद से ही लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन आज तक उन सड़कों पर दोबारा मरम्मत का कार्य नहीं हो पाया। उन सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। यहाँ पर कोई भी पानी की समस्या आज तक हल नहीं हो पाई है। जो पानी की टंकियाँ उसमें बनी हुई थी वही अब भी बनी हुई है। तो ये सारी समस्या, शिक्षा यहाँ का व्यवसाय हो गया है। माफिया शिक्षा पर यहाँ पर हावी है। और मैंने अपने प्रतापपुर विधानसभा में ये कह दिया है और मेरा ये निश्चित मत है, मैं इसको करूँगा भी, कि अगर शिक्षा को जो लोग व्यवसाय बनाए हुए हैं और जो यहाँ माफियागिरी यहाँ पर पैदा हुई है, वो माफिया या तो ये हमारा क्षेत्र छोड़ के चले जाएंगे, अन्यथा उनको जेल जाना पड़ेगा। माफिया राज मतलब आप एक तरीके से खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल समाप्त। सर, प्रतापपुर के विधायक रहे हाजी मुस्तफा सिद्दीकी जी, जिन्होंने की विधायक नीति का पैसा सबसे ज्यादा खर्च किया है, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने विकास किया है यहाँ पे? ये विधायक निधि का पैसा खर्च करना अलग बात है, लेकिन विधायक निधि का पैसा किन किन मदों पर खर्च हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, अगर जनता से जुड़ी समस्याओं पर, जैसे मैंने बताया आपको, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, अगर इन पे खर्च हुआ होता तो शायद आज कुछ समस्याओं से हमारे क्षेत्र की। सर, वो तो कहते हैं कि उन्होंने सड़कें बनवाई, हैंडपंप गड़वाए, सोलर करवा दिया। देखिए, सोलर लगवा देना, ये इससे जनता की समस्याओं का निदान इससे नहीं होता है। स्कूल में पैसा दे देना और उसे स्कूल का कमरे बनवा देना स्कूल में, ये आदमी अपने स्वार्थ में करता, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं इससे बिल्कुल, मेरा मत अलग है। अगर विधायक निधि का पैसा अगर वो सड़क की मरम्मत में खर्च हुआ होता, नई सड़क के निर्माण में खर्च हुआ होता, स्वास्थ्य में खर्च हुआ होता, तब मैं समझता कि उनका उद्देश्य जनता की समस्याओं को निजात दिलाना था। उस पैसे का दुरुपयोग किया गया। सर, वो तो कहते हैं ना कि उन्होंने सड़कें बनवाई हैं। बिल्कुल नहीं, कोई सड़क नहीं बनवाई उन्होंने। पूरे प्रतापपुर विधानसभा में आप चले जाइए, कहीं पर भी उनके द्वारा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की सड़क बनी तो आप बताएं। जी ठीक है सर। सर, आप एक अफसर भी रहे हैं, तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आप एक अधिकारी भी रहे हैं, तो सरकारें अपना काम समय पे क्यों नहीं कर पाती हैं? इसका क्या एक बेसिक है कि आप क्या मानते हैं इस बात? देखिए, सरकारें अपना काम समय पर पूरा करने का बिल्कुल प्रयास करती है। समस्या ये आती है कि उसमें कुछ ऐसे निजी स्वार्थ वाले लोग शामिल हो जाते हैं जिनकी वजह से ये कार्य नहीं हो पाता। सर, अगर बात करें 2022 के चुनाव की, तो प्रतापपुर से आप मतलब कि 2022 में बसपा का मुख्य मुकाबला किस दल से मानते हैं? बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला न तो भारतीय जनता पार्टी अपना दल से है और न तो समाजवादी पार्टी से। जी। कोई भी पार्टी हम लोगों के मुकाबले 2022 के चुनाव में प्रतापपुर में नहीं दिखाई पड़ रही। तो सर, ये क्या मतलब कि वजह है कि इस चुनाव में 2022 के चुनाव में बसपा कम सक्रिय दिखाई दे रही है? देखिए, बसपा जितनी सक्रिय है वो केवल मीडिया को दिखाई नहीं पड़ रही है। बसपा विगत आप देख रही होंगी, पिछले 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया और हमारे नेता माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी लगातार हर जिले में बैठकें कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो ये मीडिया को दिखाई नहीं पड़ रहा है।
सर मीडिया, आपने बात मीडिया की कर दी है, तो ये भी एक है कि सर अगर मीडिया को नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि और लोग नहीं देख पा रहे हैं। मीडिया को दिखाई बिल्कुल पड़ रहा है, लेकिन मीडिया पता नहीं क्योंकि सर आई थिंक जितने भी नेता, राजनेता या जो भी लोग लाइमलाइट में है वो आज मीडिया की वजह से हैं। तो अगर मीडिया नहीं देख पा रही है तो इसका मतलब आपका संदेश दूसरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा नहीं है, मीडिया को दिखाई सब पड़ रहा है, लेकिन कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं जिनको देख करके भी उसको अनदेखा कर रहे हैं। जितनी बड़ी से बड़ी सभाएं हमारी पार्टी की हो रही है, हमारी मायावती जी का संदेश बराबर आ रहा है, आप उनके संदेश को बराबर देखिए आ रहा है, लेकिन उसको अगर इग्नोर किया जा रहा है तो ये मैं इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। हमारी पार्टी, हमारी तैयारी, हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक सब तैयार है, हर जगह हर लोग लगे हुए हैं। तो हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते कि वो अखबार में आ रहा है कि ये नहीं आ रहा है, मीडिया पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग अपनी तैयारी कर चुके हैं। नहीं सर, अगर आपकी योजनाएं बहुत इम्पैक्टफुल हैं तो वो लोगों तक जरूर पहुंचेंगी, और सर ये मीडिया वाले ही पहुंचाएंगे। नहीं तो मैं इच्छा करूंगा, मेरी ये उम्मीद भी है कि मीडिया वाले उसको पहुंचाने और उनको ये सब चीजें दिखाई पड़नी चाहिए। हमारे नेता माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, आप भी जानती हैं उनके बारे में, वो बराबर लगे हुए हैं। अभी प्रयागराज में भी उन्होंने अपनी मीटिंग की, हर जिले में पूरे 75 जगह उनकी मीटिंग अब तक हो चुकी है। तो सर प्रतापपुर को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं 2022 के इलेक्शन में? प्रतापपुर में हमारे जो मूलभूत समस्याएं हैं प्रतापपुर की, मैंने आपको बताया, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था एवं अन्य छोटी छोटी, बेरोजगारी सबसे बड़ी तो हमारे प्रतापपुर में बेरोजगारी की समस्या है। हमारे युवा पढ़ लिख करके इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी उनको कोरोना काल में बेचारे वो इतना परेशान हुए, जैसे कुछ युवा हमारे चले गए थे पंजाब, कुछ चले गए महाराष्ट्र, बॉम्बे, गुजरात, उन सब की इतनी दुर्गति हुई कि वो अपने घर किसी तरह पहुंचे। सर ये स्थिति तो युवा की हमेशा की रही है। किस सरकार में युवा ने ये कहा है कि हाँ हमें पूरा रोजगार मिला है या अब हम बेरोजगार नहीं रहेंगे? नहीं, पूरा रोजगार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर सरकार में ये स्थिति नहीं रही है। हमारी सरकार में ये स्थिति नहीं थी। हम लोग जब 2007 से लेकर 12 तक हमारी सरकार थी, तो उसमें आप लोगों को भी पता है ये स्थिति नहीं थी। ये पूरा प्रयास किया गया कि जितना रोजगार हम लोग दे सके, ईमानदारी से दें, तो पूरी पारदर्शिता के साथ। वो तो ये भाजपा की सरकार, नहीं, भाजपा की सरकार केवल कहती है, भाजपा की सरकार ने किया नहीं है। भाजपा की सरकार केवल समाचार पत्रों में और चैनल के माध्यम से ये बात कहती है, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से इस कार्य को किया नहीं है। अगर उन्होंने किया ही होता तो ये युवा हमारे इतने बेरोजगार न होते और ये बेरोजगारी इतनी बढ़ती न जाती। चलिए ठीक है सर। तो सर सत्ता में आने के बाद अब प्रतापपुर की जनता को कितना समय दे पाएंगे? प्रतापपुर की जनता को हमारा पूरा समय है। उनकी समस्याओं के लिए, उनकी कठिनाइयों के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा, और जहां पे भी प्रतापपुर की जनता को मेरी आवश्यकता होगी वहां मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। सर अगर प्रतापपुर की जनता आपको विधायक चुनना चाहे तो आप अपने हिसाब से वो क्या 5 वजह दे सकते हैं कि वो आपको ही अपना विधायक चुने? देखिए, प्रतापपुर की जनता की जो समस्या है मैंने बता दिया आपको। एक तो यहाँ पर स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी यहाँ पर अच्छा अस्पताल नहीं है हमारे प्रतापपुर में। यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए अगर कोई आदमी गंभीर रूप से बीमार हो गया तो या तो वो इलाहाबाद जाए और अन्यथा वो लखनऊ जाए या वो दिल्ली जाए, बॉम्बे जाए। तो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ स्वास्थ्य की है। शिक्षा की भी यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। कोई अच्छा यहाँ कॉलेज नहीं है। जो भी कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज है, वो प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर व्यवसाय बने हुए हैं, हाईली पेडेड है। वो शिक्षा एक तरह से व्यवसाय बन गया है। यहाँ पर टीचर्स नहीं है उनके स्कूलों में, वो केवल डिग्रियाँ वहाँ बांटी जाती है। कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी यहाँ समस्या है, वो तो पूरे प्रदेश की है, लेकिन प्रतापपुर में हमारे खासकर कानून व्यवस्था की समस्या है। सड़कों की तो यहाँ पर हालत ये इतनी खराब है कि आपको वहाँ पर चलना मुश्किल है। तो सड़क की समस्या है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था,
तो मतलब कि आप ये प्रतापपुर की जनता को बताना चाहते हैं कि आप इन सब मुद्दों पे काम करेंगे आगे। बिल्कुल काम और सर, करेंगे। प्रायोरिटी पे कौन सा आपको काम समझ में आता है कि हाँ जो सबसे पहले आपको करना है विधायक बनने के बाद? सबसे पहले हमको यहाँ की जो सड़कें हैं, खराब सड़कें हैं, जी, उस पर काम हम लोग करेंगे। जो यहाँ पर जो स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है, उस पर काम हम लोग करेंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जितना कोशिश करेंगे कि ये समस्याओं का निदान हम लोग जितने जल्दी से जल्दी कर सकें उनको करें। सर आपने अभी एक बोला कि अपराध पर भी नियंत्रण नहीं है, तो क्या प्रतापपुर में भी अपराध है ऐसे? क्योंकि सरकार तो कहती है कि उन्होंने अपराध पे पूरा नियंत्रण कर रखा है। कोई नियंत्रण नहीं कर रखा है। प्रतापपुर की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रतापपुर के बारे में तो प्रतापपुर की जनता भुक्तभोगी यही है। अगर अपराध पे नियंत्रण होता तो लखीमपुर खीरी का जो केस हुआ, वहाँ पर जो किसान कुचल कर मारे गए, भाई पुलिस की गोली से कभी गलती से अगर कोई मर जाता है तो वो बात अलग होती है, लेकिन अगर कोई मंत्री का बेटा कुचल करके किसानों को मार दे तो ये अपराध पे नियंत्रण है। मैं तो नहीं समझता कि ये सरकार का कोई नियंत्रण है। और इस तरह की तमाम घटनाएं हुई हैं। आप देखिए वहाँ पे कानपुर में ब्राह्मण परिवार की एक लड़की थी, 2 दिन पहले शादी होके आई थी, वो खुशी दुबे। उसका क्या अपराध था? आज तक जेल में है वो। उसका कौन सा अपराध उसने किया? तो ये अपराध में नियंत्रण तो नहीं मैं समझता इसको। चलिए ठीक है सर, आप एट लास्ट प्रतापपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रतापपुर जनता से मेरा एक विनम्र निवेदन है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रतापपुर क्षेत्र की जनता हमको इस बार मौका दे और हम प्रतापपुर की जनता के लिए जितना भी हमारी क्षमता होगी, जो भी हमारी कोशिश होगी, ईमानदारी से और निष्पक्षता से, पारदर्शिता के साथ मैं उनके बीच में काम करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे टॉक शो को अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि अभी आपने सुना इंजीनियर घनश्याम पांडे जी को, जो कि बसपा से घोषित प्रत्याशी हैं, उन्होंने बताया कि वो प्रतापपुर की जनता के लिए विधायक बनने के बाद क्या करेंगे। उन्होंने बताया कि वो कैसे सड़कों का निर्माण, हॉस्पिटल, एजुकेशन सिस्टम सबको वो ठीक करेंगे, बस प्रतापपुर की जनता उनको एक मौका दे। तो हम आपको ऐसे ही विधायकों से, ऐसे ही नेताओं से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। धन्यवाद।